नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिनर्जी आईएएस एकेडमी की नई यूट्यूब वीडियो में। मैं आपका दोस्त राही मेहता, आपके लिए एक और एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर सीरीज की नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंदर कुछ 19-20 क्वेश्चन रहेंगे। हम उनको इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही हम एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे तौर पर रिवाइज भी करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गुप्ता वंश के बारे में हमसे सवाल पूछा गया है, उनके प्रशासन के बारे में हमसे सवाल पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट है, द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज मच मोर डिसेंट्रलाइज्ड एज कंपेयर टू द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मौर्य प्रशासन की तुलना में गुप्त प्रशासन अधिक विकेंद्रीकृत था। यह स्टेटमेंट ठीक रहेगी। दूसरी स्टेटमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट्स टू द ऑफिशियल वाज नॉट प्रेजेंट, यानी कि अधिकारियों को भूमि अनुदान देने की प्रथा विद्यमान नहीं थी। यह स्टेटमेंट गलत रहेगी। तीसरी स्टेटमेंट, संधि विग्रहिका वाज द मिनिस्टर फॉर वॉर एंड पीस एंड डेल्ट विद द एक्सटर्नल रिलेशंस। संधि विग्रहिता युद्ध और शांति के मंत्री थे और बाहरी संबंधों से निपटते थे। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक रहेगी। इसमें हमसे करेक्ट उत्तर पूछा गया है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट। इसका मतलब आंसर आ जाएगा हमारे लिए ए। तो गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम थोड़ा समझ भी लेते हैं। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो डिसेंट्रलाइज नेचर की हो चुकी थी, मतलब जो काम था वो छोटे छोटे विभागों में बांट दिया गया था, जबकि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसमें जो काम था वो सेंटर के पास यानी कि केंद्र के पास ज्यादा था और ज्यादा लोगों में काम को बांटा नहीं गया था और बहुत ही वास्ट ब्यूरोक्रेसी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद थी। उसके मुकाबले गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें ब्यूरोक्रेसी जो थी वो इतनी ज्यादा वास्ट नहीं थी, क्योंकि गुप्ता समय के साथ साथ फ्यूडलिज्म जो था वो देश के अंदर आरंभ हो गया था। इसी के चलते जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे गुप्त वंश के अंदर, उनको उनकी सैलरी के बदले में लैंड ग्रांट देना भी आरंभ कर दिया गया था, जिसके चलते यह स्टेटमेंट में उत्तर गलत लिखा हुआ है। स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, इसलिए मैंने इसे काट दिया है। और यहीं से भारत के अंदर फ्यूडलिज्म की शुरुआत भी हुई थी। एवं तीसरा, संधि विग्रहिका वाज द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। कई प्रकार के ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर थे, जिनमें से एक थे संधि विग्रहिका। इस पोस्ट का काम था जंग लड़ना या फिर पीस एस्टेब्लिश करना और उसके साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी देखना। इसी संधि विग्रहिका का ही काम हुआ करता था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडो ग्रीक्स, इंडो यूनानियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट रहेगा, मिलिंद पन्हा कंटेन्स ए डिस्कशन बिटवीन कनिष्क एंड द बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागसेन। मिलिंद पन्हों में कनिष्क और बुद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच में एक चर्चा है। दोस्तों यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कनिष्क के बीच में नहीं, एक इंडो ग्रीक किंग जिनका नाम मिनेंडर था, मिनेंडर एवं नागसेन के बीच की चर्चा को मिलिंद पन्हो नाम की किताब के अंदर लिखा गया है। और इस चर्चा के बाद, नागसेन एवं मिनेंडर की इस चर्चा के बाद, जो नाग से ये जो मिलिंद थे या कह लीजिए आपके मिनेंडर जो थे, वह बुद्ध धर्म को ज्वाइन कर लेते हैं और यहीं से उनका धर्म परिवर्तन होता है। मिनेंडर को हिंदी में या कह लो कि भारतीय हिस्ट्री के अंदर मिनेंडर को मिलिंद का नाम दिया गया है और उनकी इस किताब को मिलिंद पन्हो का नाम दिया गया है, जो नागसेन के साथ उनकी बुद्धिस्ट फिलोसफी के ऊपर डिस्कशन को बताती है। दूसरी स्टेटमेंट, द इंडो ग्रीक कॉइन्स वर द फर्स्ट टू हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग्स ऑन देम। यह स्टेटमेंट ठीक रहेगी। इंडो ग्रीक्स किंग ने भारत के अंदर ना कि सिर्फ पहले पोर्ट्रेट वाले सिक्के इशू किए थे, इसके साथ ही और भी कई सारे तरीके के सिक्के जो थे वो इंडो ग्रीक्स के द्वारा ही भारत में इशू किए गए थे। और कॉइनेज सिस्टम को डेवलप करवाने में, यानी कि सिक्कों को डेवलप करवाने में इंडो ग्रीक्स का भारत के अंदर बहुत बड़ा योगदान था। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारे लिए आ जाएगा बी। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट रहेगी, वराहमिहिर डिस्कस द सिस्टम ऑफ फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ न्यू क्रॉप्स। वराहमिहिर ने खेती की प्रणाली और नई फसलों की खेती पर चर्चा की। तो दोस्तों यह जो स्टेटमेंट है यह एकदम ठीक रहेगी। वराहमिहिर ने कई सारी किताबें लिखी थी, जिनमें से एक किताब का नाम था
कृषि प्रसार जो किताब थी उसके अंदर वराहमिहिर ने कल्टीवेशन के बारे में यानी कि कृषि एवं प्रौद्योगिकी के बारे में हमको कई प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करी थी। और इसी किताब के चलते भारत के अंदर कृषि जो थी वो और ज्यादा डेवलप हो पाई थी। तो वराहमिहिर का योगदान आज भी हमारे जीवन के अंदर काफी ज्यादा मान्य रहेगा। दूसरी स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू वराहमिहिर द अर्थ रोटेटेड अराउंड द सन एंड द मून रोटेटेड अराउंड द अर्थ। यह बात जो यूरोपियन जो खगोल शास्त्री थे या यूरोपियन जो एस्ट्रोफिजिस्ट थे उन्होंने कई समय बाद जाकर इसको ढूंढा, जबकि वराहमिहिर जो है उन्होंने पहले ही, आज से कई सदियों पहले ही ये बारे में बता दिया था अपनी किताब ब्रह्म संहिता के अंदर। ब्रह्म संहिता नाम की किताब के अंदर वराहमिहिर लिखते हैं कि जो धरती है वह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और जो मून है वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी कि अर्थ रोटेट्स अराउंड दी सन एंड मून रोटेट्स अराउंड दी अर्थ। यह बात वराहमिहिर ने अपनी किताब ब्रह्म संहिता के अंदर मेंशन की थी। और तीसरी स्टेटमेंट, ही वाज इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक एस्ट्रोलॉजी, वह यूनानी ज्योतिष से प्रेरित था। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। वराहमिहिर ने कई सारी ऐसी किताबों का अध्ययन किया था जो कि ग्रीक्स के द्वारा, यूनानियों के द्वारा लिखी गई थी, और इनके अध्ययन के चलते उस वराहमिहिर की जो विज्ञान थी या नॉलेज जो था एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोनॉमी को लेकर, वो काफी ज्यादा विकसित हुआ था। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक रहेगी। तीनों स्टेटमेंट से ठीक है, तो हमारे लिए उत्तर आ जाएगा डी 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिलोसॉफिकल सिस्टम्स इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में दार्शनिक प्रणालियों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, द न्याय फिलोसफी एम्फेसाइज्ड ऑन लॉजिक। ठीक है जी। पहला, न्याय दर्शन में तर्क पर बल दिया गया। न्याय दर्शन में तर्क पर बल दिया गया, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं। द वैशेषिक फिलोसफी आर्ग्यूड दैट द यूनिवर्स वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है जी, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होगा, वैशेषिक दर्शन ने तर्क दिया कि ब्रह्मांड का गठन कई परमाणुओं से हुआ है, यानी कि यह एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमको बताती है। और वैशेषिक थ्योरी जो है, वैशेषिक फिलोसफी जो है वो एटॉमिक थ्योरी से ही डील करती है, इसलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी। तीसरी स्टेटमेंट पर चलते हैं दोस्तों। द सांख्या फिलोसफी वाज ए थीस्टिक फिलोसफी। सांख्या फिलोसफी, सांख्य दर्शन एक आस्तिक दर्शन था। जी नहीं दोस्तों, सांख्या दर्शन जो था वह आस्तिक दर्शन या थीस्टिक फिलोसफी नहीं था। सांख्या का मतलब होता है काउंटिंग। ये सबसे पुरानी इंडियन फिलोसफी स्कूल्स में से एक रहेगा। जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं उसके अंदर सांख्या का नंबर जो है वो सबसे पहले आता है, और सांख्या का मतलब होता है काउंट। और सांख्या फिलोसफी जो है वो प्रकृति को ज्यादा आगे मानती है, ना कि भगवान को। सांख्या फिलोसफी का कहना है कि इस पूरी दुनिया का निर्माण होने के पीछे प्रकृति का योगदान ज्यादा है, ना कि भगवान का योगदान ज्यादा है। इसलिए ये थीस्टिक फिलोसफी नहीं है, यानी कि ये एथिस्टिक फिलोसफी है, वो फिलोसफी जो भगवान में नहीं विश्वास रखती है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक होने के चलते हमारे लिए उत्तर आ जाएगा ए। तीसरी स्टेटमेंट गलत रहेगी इसमें। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर वाज नॉट वेल मेंटेन्ड ड्यूरिंग हिज रेन। इसका मतलब उनके शासन के दौरान कानून और व्यवस्था अच्छी नहीं रखी गई थी, अच्छी नहीं थी कानून व्यवस्था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि हर्षवर्धन के काल के दौरान भारत के अंदर एक चाइनीज ट्रेवलर आए थे जिनका नाम था ह्यूनसेंग। और ह्यूनसेंग जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में ये लिख कर जाते हैं कि भारत के अंदर ट्रेवल करते हुए उनका सामान जो था वो चुरा लिया गया था, जिसके चलते उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसका मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर हर्षवर्धन के काल के अंदर अच्छी तरीके से नहीं व्यवस्था उसकी बनाकर रखी गई थी। एंड पर ह्यूनसेंग ये भी लिखते हैं कि जो व्यक्ति भी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करता था, जो भी किसी प्रकार का क्राइम करता था, उसको बहुत ही कड़ी सजा दी जाती थी। उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर जो था वो हर्षवर्धन के समय में उसकी व्यवस्था जो थी वह पूरी तरीके से ठीक नहीं थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी। अगली स्टेटमेंट है, दंडिन ऑथर्ड हर्ष चरित्र। दंडिन ने हर्ष चरित्र की रचना की। जी नहीं, हर्ष चरित्र की रचना जो थी वो बाण भट्ट ने करी थी, और यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगला, हर्ष वॉज ए पैटर्न ऑफ महायान बुद्धिज्म। हर्ष महायान बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। जी हाँ, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अपने जीवन के शुरुआत के कालों में हर्षवर्धन जो थे वो शैव परंपरा से जुड़े हुए थे, परंतु अपने
जीवन के आखिरी कालों के अंदर हर्षवर्धन जो थे वह बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं, वह बौद्ध हो जाते हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी। और हम जैसे कि हम जानते हैं कि बुद्धिस्ट फिलोसफी के अंदर दो स्कूल्स महायान एंड हीनयान प्रचलित है, जिसमें से हर्षवर्धन जो थे वह महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। इसके चलते पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक रहेगी दोस्तों। आंसर आ जाएगा हमारे लिए सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में चिकित्सा के बारे में कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट है, जीवक वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बुद्धा। जीवक बुद्ध के समय में मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है। जीवक जो थे वो गौतम बुद्ध के समय में जीवित थे। जीवक जो थे वह बिंबिसार के पर्सनल डॉक्टर थे, और बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के कंटेम्पररी थे, या बुद्ध बिंबिसार के कंटेम्पररी थे, जिसके चलते यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट, चरक इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ सर्जरी। चरक को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। जी नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत है। अगली स्टेटमेंट, सुश्रुत इज कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ आयुर्वेदा। सुश्रुत को आयुर्वेद का प्रणेता माना जाता है। नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट भी गलत है। चरक जो थे वह आयुर्वेदा के पायोनियर थे, और सुश्रुत जो थे वो फादर ऑफ सर्जरी थे। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, जिससे आयुर्वेद विज्ञान में आगे बढ़ा, और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी, जिसके चलते भारत के अंदर सर्जरी का उद्गम हुआ, या पूरी दुनिया के अंदर ही सर्जरी स्टार्ट की गई। तो दो स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी, पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। आंसर आ जाएगा हमारे लिए ए, वन ओनली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट, द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड इन उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में पाया गया है। दोस्तों यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी। द सदर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड इन गुजरात। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा गुजरात में पाई गई है। यह स्टेटमेंट गलत रहेगी दोस्तों। तीसरी स्टेटमेंट, द इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड टिल अफगानिस्तान इन द नॉर्थ। यह स्टेटमेंट भी ठीक रहेगी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। जी बिल्कुल फैली हुई थी। सदर्न मोस्ट साइट जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वह गुजरात में ना होकर महाराष्ट्र में थी, जिसके चलते यह स्टेटमेंट गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट साइट जो थी वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के अंदर मौजूद थी, और अफगानिस्तान के अंदर एक नहीं कई सारी साइट्स मौजूद थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भारत की भूमि पर एक्सटेंट था, वो आज के भारत, आज के पाकिस्तान एवं आज के अफगानिस्तान, इन तीनों क्षेत्रों में मिलाकर लगभग 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो फैली हुई थी। यानी कि अपनी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन में से सबसे ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया जिसने कैप्चर किया हुआ था वह इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और इसकी एक खास विशेषता में से यह बात एक रहेगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 राजाओं की लड़ाई के बारे में कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट रहेगी, द बैटल वाज फोर्ट ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यह युद्ध प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान लड़ा गया था। जी, वैदिक युग जो है वो दो हिस्सों में विभाजित है, अर्ली वैदिक युग एंड लेटर वैदिक युग। अर्ली वैदिक युग के अंदर ऋग्वेद को लिखा गया था, और लेटर वैदिक युग के अंदर सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद को लिखा गया था। और ऋग्वेद के अंदर ही बैटल ऑफ 10 राजन के बारे में जिक्र किया गया है। यानी कि स्टेटमेंट कि अर्ली वैदिक एज के अंदर यह बैटल लड़ी गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट, द बैटल वाज फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। यह युद्ध गंगा नदी के तट पर लड़ा गया था। नहीं दोस्तों, यह युद्ध जो था वो रावी यानी कि पुरुषनी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत रहेगी। उत्तर आ जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, उत्तर आ जाएगा वन ओनली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एग्रेरियन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम्स। गुप्त काल के दौरान कृषि संरचना के बारे में कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट रहेगी, एन ऑफिसर कोल्ड उत्सापाला मेंटेन्ड द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल लैंड ट्रांजैक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। यानी कि उत्सपाल नामक एक अधिकारी जो था वह जिले में भूमि लेन देन का रिकॉर्ड रखता था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जमीन के बेचने को लेकर, जमीन के कंट्रोल को लेकर जो सिस्टम था वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उसको चलाया जा रहा था। और एक ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई थी जिसका नाम था उत्सापाला। उसकी इजाजत के बिना
कहीं भी राज्य के अंदर लैंड ट्रांजैक्शन, डिस्ट्रिक्ट के अंदर लैंड ट्रांजैक्शन जो थी वो नहीं की जा सकती थी। अगर आपको अपनी जमीन बेचनी है या किसी को किसी और की जमीन खरीदनी है तो उत्सापाल ऑफिसर की परमिशन लेनी होती थी और उसी की जिम्मेदारी होती थी कि वो सभी के सभी लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन किया करता था। दूसरी स्टेटमेंट पर चलते हैं। दी वस्ती लैंड रेफर्स टू दी लैंड रिजर्व फॉर पास्टोरिज्म। वस्ती भूमि में तात्पर्य पशुचरण के लिए आरक्षित भूमि से है। जी नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि वस्ती भूमि जो थी वह हैबिटेबल लैंड थी, जहां पर लोग घर बसाया करते थे, जहां पर शहर और गांव बसाया करते थे। जबकि पास्टोरलिज्म के लिए जो जमीन थी उसका नाम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कुछ और था। तीसरी स्टेटमेंट, द किंग वाज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द लैंड। राजा भूमि का एकमात्र स्वामी होता था। जी दोस्तों, यह स्टेटमेंट भी ठीक है। गुप्त वंश के दौरान जमीन को दान देने की प्रथा का आरंभ हो चुका था। भारत के अंदर फ्यूडलिज्म का आरंभ हो चुका था। लैंड ग्रांट गुप्त वंश के कई सारे राजाओं ने अलग अलग ब्राह्मणों को या अलग अलग जो गिल्ड्स के कार्यकर्ता थे उनको प्रोवाइड की। बट उन लैंड ग्रांट्स के अंदर भी जो प्रोप्राइटर यानी कि भूमि का जो स्वामी था वो राजा ही था। राजा के बिहाफ पर जमीन जो थी वो किसी और को दान में दी जाती थी, परंतु राजा चाहता था तो वो जमीन को वापस अपने हिस्से में ले भी सकता था। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट ठीक रहेगी। ये ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे लिए बी। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, पहली स्टेटमेंट रहेगी, प्लोइंग ऑफ फील्ड वाज नॉट प्रैक्टिस ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका मतलब कि जमीन के ऊपर हल नहीं चलाया जाता था खेती करने के लिए। दूसरी स्टेटमेंट रहेगी, द हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और पहली स्टेटमेंट, प्लोइंग ऑफ फील्ड वाज नॉट प्रैक्टिस ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत रहेगी। हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक जगह कालीबंगन के अंदर हमको जुते हुए खेत, प्लोड खेतों के एविडेंसेस देखने को मिले हैं, जिसके चलते फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट, रेड वेयर पोट्री वाज द मोस्ट कॉमन पोट्री ड्यूरिंग दी हड़प्पन टाइम्स, यानी कि लाल रंग के मटके जो थे वह हड़प्पन टाइम्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रेड कलर पोट्री, रेड एंड ब्लैक पोट्री, ओकरे कलर्ड पोट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल की जाती थी, जिसके अंदर रेड वेयर पोट्री जो थी वह सबसे प्रचलित थी। और जिसके चलते ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट, उत्तर आ जाएगा हमारे लिए बी। तो यह रहेगा अगला सवाल। विद रेफरेंस टू द नियोलिथिक सेटलर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नवपाषाणीय निवासियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, दे लिव्ड इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेज मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। वे पक्की ईंटों से बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। नहीं दोस्तों, वह गोलाकार एवं आयताकार घरों में तो रहते थे, परंतु वह बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, वह कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे, जिसके चलते पहली स्टेटमेंट नियोलिथिक सेटलर्स के बारे में गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट, दे ओन्ड प्रॉपर्टी इन कॉमन, उनके पास साझा संपत्ति थी। जी दोस्तों, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी भूमि का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो था वो आया ही नहीं था। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट भारत में बहुत बाद में शुरू होगा, इसलिए अभी जितनी भी जमीन थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो सभी लोग कलेक्टिवली ओन किया करते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक। तीसरी स्टेटमेंट, देयर पोट्री इंक्लूडेड ब्लैक बर्निश्ड वेयर एंड ग्रे वेयर, उनके मिट्टी के बर्तनों में काले जले हुए बर्तन और भूरे बर्तन शामिल थे। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। नियोलिथिक पोट्री को हम ग्रे वेयर पोट्री या बर्निश्ड वेयर पोट्री के नाम से जानते हैं। थर्ड स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट ठीक होने के चलते हमारे लिए उत्तर आ जाएगा बी, यानी कि 2 एंड 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार करें। सबसे पहला, मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला स्टेटमेंट, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर इन पाकिस्तान। हड़प्पा पाकिस्तान में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत रहेगी। हड़प्पा जो है वो सतलुज नहीं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ था, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट, लोथल इज लोकेटेड नियर दी भोगवे रिवर इन गुजरात। लोथल गुजरात में भोगवे नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जी हाँ, यह तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है।
मोहनजोदारो इंदस नदी के किनारे पर, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर, लोथल भोगवे नदी के किनारे पर। 1 एंड 3 आर करेक्ट, उत्तर आ जाएगा हमारे लिए सी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गहपतीज। गहपतियों के बारे में कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट रहेगी, द गहपति वर प्राइमरली द लीडर्स ऑफ द गिल्ड्स विच कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटीज एंड देयर ट्रेड। दूसरी स्टेटमेंट रहेगी, द गहपतीज वर आल्सो लेंडिंग मनी टू द शॉपकीपर। और तीसरी स्टेटमेंट रहेगी, दे ऑफन एम्प्लॉयड स्लेव्स टू फार्म देयर लैंड। तो दोस्तों पहली स्टेटमेंट पर वापस चलते हैं। गहपतीज वर प्राइमरली द लीडर्स ऑफ द गिल्ड्स व्हिच कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटीज एंड देयर ट्रेड। यह स्टेटमेंट मित्रों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गहपतीज जो थे वह जमीन के ओनर हुआ करते थे, ना कि वह गिल्ड के लीडर हुआ करते थे। गिल्ड के लीडर जेठक हुआ करते थे, ना कि गहपतीज। गहपतीज वो थे जिनके पास गुप्त वंश के दौरान काफी ज्यादा मात्रा में जमीन अवेलेबल थी, जो काफी ज्यादा जमीन को ऑक्यूपाई करके रखे हुए थे अपने कंट्रोल में, उनको गहपतीज बोला जाता था। तो यह स्टेटमेंट कि वह लीडर ऑफ द गिल्ड थे बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट, द गहपतीज वर आल्सो लेंडिंग मनी टू द शॉपकीपर, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी जिसके चलते काफी ज्यादा पैसा उनके पास एकत्रित हो गया था, तो वह उस पैसे को लोन देने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट, दे ऑफन एम्प्लॉयड स्लेव टू देयर लैंड्स। जी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, वे अपनी जमीन पर खेती करवाने के लिए स्लेव्स का इस्तेमाल किया करते थे। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट, आंसर आ जाएगा हमारे लिए बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैदिक रिलीजन। वैदिक धर्म के बारे में कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट, ब्रह्मा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटी ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स, यानी कि वैदिक काल में ब्रह्मा सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत है। इंद्र देवता जो थे वह वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। इंद्र के नाम पर ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा जो संहिताज है वो मेंशन की गई हैं। इंद्र गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हुआ करते थे, इंद्र गॉड ऑफ थंडर हुआ करते थे, इंद्र रेन मेकर हुआ करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट देवता जो थे ऋग्वेदिक टाइम के अंदर वो इंद्र देवता हुआ करते थे, ना कि ब्रह्मा देवता हुआ करते थे। अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। अग्नि वॉज कंसीडर्ड टू बी इंटरमीडिएरी बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ। अग्नि को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मध्यस्थ माना जाता था। जी दोस्तों, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अग्निदेव जो थे गॉड ऑफ फायर, इनको जाना जाता था हेवन एवं धरती के बीच के हिस्से में रहने वाले। ये धरती पर भी रह सकते थे, ये हेवन में भी रह सकते थे। इसके साथ साथ अग्निदेव जो थे ही वॉज गॉड ऑफ द प्रीस्ट एंड प्रीस्ट ऑफ द गॉड, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक। तीसरी स्टेटमेंट, वरुण वाज कंसीडर्ड टू बी एनफोर्सर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड। वरुण को संसार में कानून और व्यवस्था का प्रतीक माना जाता था। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वरुण देवता का काम था पूरी दुनिया के अंदर कानून की व्यवस्था को बनाकर रखना, पूरी दुनिया को ऑर्डर के अंदर चलाकर रखना वरुण देवता का काम था। ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट, यानी कि आंसर आ जाएगा बी। अगले स्टेटमेंट पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द असेंबलीज पॉपुलर ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स। वैदिक काल के दौरान लोकप्रिय सभाओं के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, द सभा वाज ए काउंसिल ऑफ द एल्डर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सभा समाज के वरिष्ठ सदस्यों की एक परिषद थी। दूसरी स्टेटमेंट रहेगी, समिति वाज ए जनरल असेंबली विद वाइडर मेंबरशिप देन सभा। समिति सभा की तुलना में व्यापक सदस्यता वाली एक सामान्य सभा थी। और तीसरा, विधाता वाज ए पॉपुलर असेंबली ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम। यह तीनों ही स्टेटमेंट मित्रों ठीक रहेंगी। विधाता ऋग्वेदिक काल में सबसे लोकप्रिय सभा थी। 4 सभाएं थी टोटल ऋग्वेदिक टाइम के अंदर या वैदिक टाइम के अंदर, गण, सभा, समिति एंड विधाता। जो गण थी वह मिलिट्री असेंबली हुआ करती थी जिसमें मिलिट्री के रिलेटेड फैसले लिए जाते थे। सभा जो थी वह एल्डर मेंबर की असेंबली हुआ करती थी जिसमें बुजुर्ग लोगों को शामिल किया जाता था। समिति जनरल असेंबली जिसमें बुजुर्गों के साथ साथ नौजवानों को भी शामिल किया जाता था, यानी कि सभा के मुकाबले समिति के अंदर जो मेंबर्स की संख्या थी वह ज्यादा थी। विधाता एक पॉपुलर असेंबली थी जिसमें से लोगों को, सभा और समिति में से लोगों को चुनकर विधाता का मेंबर बनाया जाता था। और यह स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हमारे लिए उत्तर आ जाएगा दोस्तों डी 1, 2 एंड 3। अगली स्टेटमेंट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ द हड़प्पन सिटीज।
हड़प्पा शहरों के बस्तियों के पैटर्न के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला, ग्रिड पैटर्न ऑफ डिजाइन ऑफ द सिटी वाज कॉमन। शहरों के डिजाइन का ग्रिड पैटर्न कॉमन था। एवं अगला, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ग्रिड पैटर्न यानी कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटा करती थी और हड़प्पन सिटीज इसी के लिए ही प्रचलित हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर सिटीज, या कह लो कि लगभग सभी सिटीज, कुछ एक को छोड़कर एक दूसरे के, उन सिटीज के अंदर, शहरों के अंदर जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रही थी, जिसको ग्रिड पैटर्न बोला जाता है। जैसे कि चंडीगढ़ राज्य जो है, चंडीगढ़ सिटी जो है हमारे पंजाब एवं हरियाणा की कैपिटल, जिस प्रकार से चंडीगढ़ को डेवलप किया गया है उसी प्रकार से हड़प्पन सिटीज को भी डेवलप किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट पर चलते हैं। ऑल साइट्स यूज्ड बर्न्ड ब्रिक्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। जी नहीं दोस्तों, सभी के सभी स्थलों पर इमारतों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का निर्माण नहीं किया गया था। ढोलावीरा के अंदर जो, धोलावीरा नाम का जो शहर था, जो बस्ती थी हड़प्पन साइट, वहां पर पक्की ईंटों का निर्माण, पक्की ईंटों से बिल्डिंग्स का निर्माण नहीं किया गया था, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट पर चलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम was well developed during the Harappan times with provision of bathing space in the homes। हड़प्पन काल के दौरान जल निकासी प्रणाली अच्छी तरह से विकसित की गई थी, जिसमें घरों में नहाने की जगह की व्यवस्था भी थी। यह क्वेश्चन बिल्कुल ठीक, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक। हड़प्पन सिविलाइजेशन दुनिया की पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसमें ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप किया गया था, जिसमें सीवेज सिस्टम को डेवलप किया गया था। और सीवेज सिस्टम आज की तरह खुले नहीं हुआ करते थे, उनको ढककर रखा जाता था और हर घर में बाथरूम की व्यवस्था भी प्रोवाइड की गई थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, यानी कि उत्तर आ जाएगा हमारे लिए सी, 1 एंड 3 ओनली। तो अगले स्टेटमेंट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के बारे में कथनों पर विचार करें। सबसे पहला, द सेठीज वर ट्रेडर्स हु डेल्ट विद मनी मैटर्स। सेठी वे व्यापारी थे जो धन संबंधी मामलों से निपटते थे। दूसरी स्टेटमेंट, एवरी गिल्ड वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय हेड कॉल्ड द जेठक। प्रत्येक संघ की अध्यक्षता एक मुखिया करता था जिसे जेठक कहा जाता था। तीसरी, सेठीज हैड नो कनेक्शन विद द रूरल एरियाज। सेठियों का ग्रामीण क्षेत्रों से कोई संबंध नहीं था। तो दोस्तों, पहली स्टेटमेंट, सेठी वर द ट्रेडर्स हु डेल्ट विद मनी मैटर्स, यह बिल्कुल ठीक है। सेठी जो थे वह लोन देने का काम करते थे, यह व्यापारी हुआ करते थे, यह ट्रेडर हुआ करते थे, जिनके पास ट्रेड करने के चलते काफी पैसा था और इस पैसे का इस्तेमाल ये लोन देने में किया करते थे। दूसरी स्टेटमेंट, एवरी बिल्ड वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय हेड कॉल्ड द जेठक, यह भी बिल्कुल ठीक है। हर एक गिल्ड के अध्यक्ष को जेठक बोला जाता था। तीसरी स्टेटमेंट, दी सेठीज हैड नो कनेक्शन विद द रूरल एरियाज, यह स्टेटमेंट गलत है। सेठीज की रूरल एरियाज के साथ लगातार कनेक्शन बनी हुई थी, क्योंकि कई सारे गांव ऐसे हुआ करते थे जिनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम राजा के द्वारा सेठीज को दिया जाता था। तो सेठीज रूरल एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करके आगे राजा तक पहुंचाया करते थे, जिसके चलते उनका रूरल एरियाज के साथ कनेक्शन था। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि उत्तर आ जाएगा ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टैक्सेशन ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड। महाजनपद काल के दौरान कराधान के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला, बली एंड भाग वर टैक्सेस इम्पोज बाय महाजनपद ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बली और भाग महाजनपद द्वारा कृषि की उपज पर लगाए जाने वाले कर थे। दूसरा, पहली बात तो यह स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। महाजनपद से पहले बली जो था वह वॉलंटरी टैक्स हुआ करता था, पर महाजनपद के दौरान, प्री मोरन सोसाइटी के दौरान ही बली जो था वह एक टैक्स के रूप में इंपोज कर दिया गया था और भाग एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यह दोनों टैक्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर लगाए जाते थे। दूसरी स्टेटमेंट, द ट्रेडर्स हैड टू पे टैक्सेस ऑन सेल्स टू ए टोल ऑफिसर कॉल्ड द शोल्किका। व्यापारियों को बिक्री पर कर एक टोल अधिकारी को देना पड़ता था, जिसे शोल्किका कहा जाता था। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि महाजनपद पीरियड के दौरान ट्रेड एंड कमर्स जो था वो काफी विकसित हुआ था। उस ट्रेड एंड कमर्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था और उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अफसर अपॉइंट किया गया था, जिसका नाम शोल्किका हुआ करता था। और हर व्यापारी को टोल टैक्स देना पड़ता था शोल्किका नाम के एक अफसर को। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक, दोनों स्टेटमेंट ठीक, आंसर आ जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन ही किए जाएंगे
और धन्यवाद यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे इसके बारे में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के अंदर कुछ बदलाव किया जाए, कुछ नई चीजें ऐड की जाए, तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और इसके साथ साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी जिसके अंदर हम एंशिएंट हिस्ट्री के और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।